साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 7 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से हो, चाहे जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से हो, उन सभी के दृष्टिकोण से जो भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको रेगुलर या डेली जो है आपको एक कोई अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे वो आप इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें। इससे आपका करंट अफेयर, जीएस और मैपिंग ये सारी चीजें तैयार होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो इसका फर्स्ट पेज है, इस पेज पे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो इसमें नीचे देखें तो दिया गया है हेडिंग कि भारत में कृत्रिम मेधा से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में चीन। ये जो रिपोर्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो संस्थान है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसने सोशल मीडिया मंच पर सामग्रियों को लेकर के इसके संबंध में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चेताया गया है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में इन चीजों के बारे में बात की है। तो यह जो हमारा टॉपिक है, ये देखिए आपके मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में देखें या चुनाव में क्या चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों के संबंध में भी इसको आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा मुद्दा है क्या कि चीन अपने भू राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कृत्रिम मेधा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कृत्रिम मेधा जनित सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। कंपनी के अनुसार चीन जो है वो कृत्रिम मेधा जनित सामग्री का उपयोग करके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आगामी चुनावों को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों को प्रभावित करने के लिए कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर इसका परीक्षण किया था। माइक्रोसॉफ्ट के ये जो रिपोर्ट है वो देखिए इसके बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट एनालिसिस सेंटर ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह चिंता जताई है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार चीन की सरकार द्वारा समर्थित कई साइबर समूह उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 2024 में होने जा रहे कई चुनावों को निशाना बनाने की तैयारी में। जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कृत्रिम मेधा जनित सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इस साल दुनिया भर में विशेष रूप से भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े चुनाव हैं, जिनको लेकर चीन व्यापक तैयारी कर रहा है, जिसने की है। कृत्रिम मेधा तकनीक जो है का उपयोग कर भ्रामक और झूठी सामग्री तैयार कर राजनीतिक विज्ञापनों के जरिए जारी करने का खतरा है। इसमें डीप फेक या मनगढ़ंत घटनाएं शामिल हैं। इस तरह की रणनीति का उद्देश्य उम्मीदवारों के बयानों, विभिन्न मुद्दों पर रुख और यहां तक कि कुछ घटनाओं की प्रामाणिकता के बारे में जनता को गुमराह करना है। इस तरह से मतदाताओं के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर किया जा सकता है। कंपनी ने कहा, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कहा कि ताइवान के चुनाव को प्रभावित करने के चीन के पिछले प्रयास में कृत्रिम मेधा जनित गलत सूचना का प्रसार शामिल था, जो किसी राज्य समर्थित इकाई द्वारा विदेशी चुनाव में इस तरह की रणनीति का उपयोग करने का पहला उदाहरण दिखाई पड़ता है। इस साल अर्थात 2024 में भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों में चुनाव को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है। भारत में 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल से 4 जून के बीच 7 चरणों में होना है। दक्षिण कोरिया में 10 अप्रैल को आम चुनाव होंगे, जबकि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार मीम्स, वीडियो और ऑडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये आपके साइबर सिक्योरिटी हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, या चुनाव के संबंध में जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 4 पे, चूंकि ये दिल्ली का संस्करण है, जो लखनऊ का संस्करण, उसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश संबंध में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिया गया। वो क्या है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर गगन शक्ति युद्धाभ्यास शुरू किया गया। देखिए, भारतीय वायुसेना का शनिवार अर्थात 6 अप्रैल 2024 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर गगन शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हुआ। तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भारतीय वायुसेना का है। ये इसमें 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर विमान अभ्यास करते दिखे हैं। ठीक है, युद्ध या आपातकालीन परिस्थितियों में विमानों की लैंडिंग को लेकर अभ्यास किया गया। इस मौके पर कानपुर के चकेरी एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। तो ध्यान रखिएगा, चकेरी एयरफोर्स या एयरपोर्ट कहां पर है? कानपुर में। ठीक है, इसमें जो है गगन शक्ति अभ्यास के तहत एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जगुआर, सुखोई, मिराज 17, MI कैरियर एयरक्राफ्ट, हरकुलिस C-7 समेत 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर टच डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो आपका संपादकीय वाला पेज है, चूंकि ये संडे का है, तो यहाँ पर अधिकतर राजनीतिक विमर्श दिया होता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यहाँ पे जो कोटेशन दिया गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो स्वामी रामतीर्थ जी का कोटेशन है। इन्होंने कहा था कि किसी भी देश की शक्ति छोटे विचारों के बड़े आदमियों से नहीं, किंतु बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बनती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग एक न्यूज देखते हैं कुटुंब अदालतों के बारे में, या जिसे फैमिली कोर्ट कहते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, जो न्यूज है कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 6 अप्रैल 2024 को सुझाव देते हुए कहा कि कुटुंब अदालतों या फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने और मामलों के सुचारू तथा प्रभावी तरीके से निपटारे के लिए उनके क्षेत्राधिकार में विस्तार के खातिर विधायी संशोधन की जरूरत है। हिमा कोहली कुटुंब अदालत के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की समिति की प्रमुख है। ठीक है। कुटुंब अदालती मामलों पर उत्तरी क्षेत्र के 2 दिवसीय सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण के दौरान न्यायमूर्ति हिमा कोहली हिमा कोहली ने कहा कि 1984 में अस्तित्व में आया कुटुंब अदालत अधिनियम व्यापक है। तो आपको यहां पता होना चाहिए कि जो कुटुंब अदालत अधिनियम कब आया, 1984 में, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं जो कुटुंब अदालतों के प्रभाव को कम करती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की सीमाओं में से एक है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने में इसकी खामोशी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के माध्यम से इस खाई को आंशिक रूप से भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियां अभी भी हैं। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि दीवानी प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के साथ साथ कुटुंब अदालत अधिनियम की समग्र व्याख्या की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवमानना के मामलों से निपटने में कुटुंब अदालतों के पास पर्याप्त अधिकार नहीं होना भी इन अदालतों के लिए एक मुद्दा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे लिए कुटुंब अदालत है। थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसे फैमिली कोर्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य पारिवारिक कलह तथा विवाह व अन्य पारिवारिक मामलों व विवादों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट की सहमति से राज्य सरकार एक या उससे अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकती है। देखिए नियुक्त कौन करता है, राज्य सरकार, और किस परंतु सुप्रीम कोर्ट की सहमति से करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए भारत सिंगापुर के बीच व्यापार बढ़कर के 35.6 अरब डॉलर हो गया। देखिए सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में बढ़कर के 35.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गए, जो सालाना आधार पर 18.2% अधिक है। भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक ने यह जानकारी दी। उच्चायोग में प्रथम सचिव टी प्रभाकर ने कहा कि सिंगापुर जो है भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है 2022-23 में। ध्यान रखिएगा सिंगापुर के बारे में, ये भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ठीक है, जिसकी भारत के कुल व्यापार में 3.1% हिस्सेदारी है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। वो है जो कह सकते हैं टी प्रभाकर जी हैं, यह सिंगापुर में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तो ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ सिंगापुर में हो रहा था। तो इस चीज को यहां पर इतना चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है इक्वाडोर से संबंधित न्यूज। देखिए मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, पूरा नाम क्या है, आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने क्वेटो, इक्वाडोर की राजधानी कहां है, क्वेटो है, तो क्वेटो स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद 5 अप्रैल 2024 को शाम को कहा कि उनका देश इक्वाडोर के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त कर रहा है। तो किस देश ने किससे राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है, तो मैक्सिको ने इक्वाडोर से अपने राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। ये पूरा मामला हुआ क्या है, देखिए पूरा मामले में क्या हुआ है, ये जो राजनयिक संबंधों में जो दरार आई है वो तब आई है जब इक्वाडोर के पुलिस ने इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में जो मैक्सिको का दूतावास था, उस दूतावास में घुस करके इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को हिरासत में लिया। चूंकि जो इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जॉर्ज ग्लास, वो मैक्सिको के दूतावास में जाकर के वो मैक्सिको से मतलब कह सकते हैं राजनीतिक शरण दिए जाने का अनुरोध कर रहे थे, चूंकि वो इक्वाडोर के हैं। और इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने या इक्वाडोर के प्रशासन ने उनको दूतावास में घुस करके जो है गिरफ्तार किया। जबकि होता क्या है कि किसी देश के दूतावास में उस देश की पुलिस नहीं घुस सकती है। मान लीजिए कि भारत है, भारत में अमेरिका का दूतावास है
तो भारत अमेरिका के दूतावास में भारत की पुलिस प्रशासन नहीं घुस सकती है, क्योंकि उस बाउंड्री में, मतलब जो अमेरिका का दूतावास भारत में, उस बाउंड्री में अमेरिका का कानून या अमेरिका का प्रभुत्व वहां पे लागू होगा। तो यहां पर यही दिक्कत हुई कि इक्वाडोर की जो पुलिस है वो मैक्सिको के दूतावास में घुस गई। तो देखिए, जबरन घुसकर इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को हिरासत में लिया। जॉर्ज ग्लास ने मैक्सिको के दूतावास में राजनीतिक शरण दिए जाने का अनुरोध किया था। मैक्सिको के वाणिज्यिक दूतावास के प्रमुख रॉबर्टो कैस्को ने दूतावास के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यह पागलपन है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि वे उनकी अर्थात ग्लास की हत्या कर सकते हैं। ऐसा करने का कोई आधार नहीं, वह पूरी तरीके से मानक से बाहर है। अपने फैसले का बचाव करते हुए इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि इक्वाडोर एक संप्रभु राष्ट्र है और हम किसी भी अपराधी को खुलेआम घूमने की अनुमति नहीं देंगे। चूंकि इक्वाडोर जो है या वहां का प्रशासन उपराष्ट्रपति को, पूर्व उपराष्ट्रपति को एक अपराधी मानता है। लोपेज ओब्रेडोर ने, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ने ग्लास की हिरासत को सत्यवादी कृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मैक्सिको की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताते हुए पलटवार किया है। इक्वाडोर के विदेश मंत्रालय और इक्वाडोर के आंतरिक मंत्रालय ने इस टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये पूरा मुद्दा था। तो ये मुद्दा तो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इसे हमें मैपिंग के दृष्टिकोण से मैप पे भी देखना चाहिए, जिसको हम लोग अभी लास्ट में मैप के माध्यम से भी देख लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज इस पे यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ अगला जो है आप बात करेंगे यहाँ पर नौसेना के समुद्री पोर्ट शारदा के बारे में। देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने समुद्र में समुद्री डकैतों रोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए नौसेना के युद्धपोत आईएनएस शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। नौसेना ने शनिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि आईएनएस शारदा ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी के सभी 19 चालक दल के सदस्यों, जिसमें 11 ईरानी थे और 8 पाकिस्तानी थे, की सुरक्षित रिहाई में शामिल था। ओमारी को मतलब ये जो जहाज था, ओमारी को सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया था। बयान के मुताबिक एडमिरल कुमार ने नौसेना के दक्षिणी कमान कोच्चि की अपनी यात्रा के दौरान समुद्र डकैती विरोधी अभियानों के सफल संचालन के लिए आईएनएस शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। तो यहाँ पर एक चीज और याद रखेगा कि वर्तमान में एडमिरल कौन है, तो वो है, उनका नाम क्या है, आर हरि कुमार है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, कोच्चि में है। तो इतनी चीजें आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर खेल परिदृश्य पर देखें तो देखिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और थारुण मन्नेपल्ली ने उरालस्क कजाकिस्तान के अस्ताना में स्थित उरालस्क में कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय चैनल टूर्नामेंट में, जो अनुपमा उपाध्याय है उन्होंने महिला वर्ग में और थारुण मन्नेपल्ली ने, इन्होंने जो है आपका पुरुष वर्ग में एकल खिताब अपने नाम किया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अनुपमा उपाध्याय कहाँ की है, उत्तराखंड अल्मोड़ा की है। और अनुपमा ने पिछले महीने पुलिस अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में जीत हासिल की थी और यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कि भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने चंडीगढ़ ओपन खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें खत्म होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मैपिंग वाले सेक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैपिंग में इक्वाडोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्वाडोर के क्वेटो में ही जो है मैक्सिको का दूतावास था, जहां पे मैक्सिको इक्वाडोर के संबंध में जो घटनाक्रम अभी हम लोग बात की थी, वो सारा घटनाक्रम हुआ था। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी क्वेटो है। और ध्यान रखिएगा कि इक्वाडोर से होकर के जो है आपका जो इक्वेटर है या विषुवत रेखा वो गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो है आपका कह सकते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। ठीक है, और इसका जो पड़ोसी देश है वो है कोलंबिया। इसकी सीमा कोलंबिया से लगती है और इधर आप देखेंगे तो इसकी सीमा किससे लगती है, पेरू से लगती है। तो दो देशों से इक्वाडोर की सीमा लगी हुई है, कोलंबिया और पेरू से। इसके अतिरिक्त इसका जो समुद्री सीमा है वो किससे लगती है, साउथ पैसिफिक ओशियन। इधर आपका साउथ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर है। और एक द्वीप का आपने नाम हमेशा सुना होगा, गैलापागोस आइसलैंड। तो गैलापागोस आइसलैंड जो है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित ये जो है ये इक्वाडोर का द्वीप है। ठीक है, इस पे इक्वाडोर का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आपने कोटापैक्सी ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, वो भी आपका क्या है, इक्वाडोर में ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको जो है आपका उत्तर अमेरिका में स्थित, उत्तरी या नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक देश है, ठीक है। इसके पड़ोसी देशों की पहले बात कर लेते हैं। तो इसके पड़ोस में कौन कौन से देश हैं? तो इसकी सीमा देखिए, सबसे अधिक सीमा जो इसकी बाउंड्री लगी हुई है वो आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा आप देखेंगे तो इसकी सीमा यहां पर आप देखिए, ये ब्लाइज है, इधर आपका ग्वाटेमाला। तो ये 3 देशों से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, और इससे होकर के जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है। तो ये चीजें भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये क्यूबा है। क्या है? क्यूबा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका हंगरी। तो बुडापेस्ट हंगरी की क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो है, यहां पे बहुत सारे लोग यहां की सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस वजह से हंगरी जो है चर्चा में था। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी जो है आपका यूरोप का स्थित एक स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी सीमा आप देखें किससे किससे पड़ोसी देश कौन से हैं? यूक्रेन, स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, इधर रोमानिया से इसकी सीमा लगी हुई है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।